वेलकम गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग केंद्रीय विद्यालय 2013 का जो क्वेश्चन पेपर है उसके कुछ क्वेश्चंस को डिटेल में डिस्कस करेंगे। इससे पहले भी हम बहुत से क्वेश्चन पेपर्स को स्टैट इकोनॉमिक्स के भी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखे तो आप चैनल पे जाके उनको देख सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन पेपर चाहे स्टैट का हो या केवीएस का हो या न्योदया का हो, सभी एक दूसरे पेपर्स में हेल्प होती है। आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर। इनमें से किसको इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में इंक्लूड नहीं किया जाता। फर्स्ट ऑप्शन है पावर जनरेशन, सेकंड ऑप्शन है कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड, थर्ड ऑप्शन है फूड प्रोडक्शन, फोर्थ ऑप्शन है एक्सपेंशन ऑफ एयरपोर्ट। इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर क्या करता है, हमें वो सारी सर्विसेज सारी फैसिलिटीज क्या करता है बिजनेस के लिए प्रोवाइड करता है। तो पावर जनरेशन, कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड का बनाना, एयरपोर्ट्स का एक्सपेंशन होना, बिजली का बनना, ये सब एक्टिविटी तो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर की है। लेकिन फूड का जो प्रोडक्शन होता है वो प्रोड्यूसर करता है, वो एक प्रोडक्टिव एक्टिविटी है, ना कि इंफ्रास्ट्रक्चर एक्टिविटी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में इंक्लूड नहीं होगा वो है फूड प्रोडक्शन। अगला क्वेश्चन है गिनी कोफिशिएंट मेजर द इन्फ्लेशन, इनकम इनइक्वालिटी, अनएम्प्लॉयमेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ। कि जो गिनी कोफिशिएंट है वो क्या मेजर करता है। फर्स्ट ऑप्शन है इन्फ्लेशन मतलब तेजी, अनएम्प्लॉयमेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ, इनकम इनइक्वालिटी। गिनी कोफिशिएंट का काम है कि इकोनॉमिक्स में हम ये देखते हैं गिनी कोफिशिएंट की हेल्प से कि इनकम इनइक्वालिटी क्या है, इनकम इनइक्वालिटी कितनी है। ठीक है, लोरेंस कर्व और गिनी कोफिशिएंट दोनों का ही काम क्या है, इनकम इनइक्वालिटी को मेजर करना। लेकिन लोरेंस कर्व तो आपको सिर्फ ये बता देता है कि इतनी इनकम इनइक्वालिटी है, लेकिन जो गिनी कोफिशिएंट है उसी इनकम इनइक्वालिटी को क्या करता है, मैथमेटिकली तरीके से मेजर करने में हेल्प करता है। तो यहाँ पर ये बोला गया है गिनी कोफिशिएंट क्या करता है, तो हम ये बोलेंगे गिनी कोफिशिएंट मैथमेटिकली तरीके से इनकम इनइक्वालिटी को मेजर करने में हेल्प करता है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अमर्त्य सेन वाज अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टू। अमर्त्य सेन को कंट्रीब्यूशन के लिए उनके अवार्ड दिया गया था इकोनॉमिक्स में नोबेल प्राइज, वो किस में कंट्रीब्यूशन के लिए दिया गया था। फर्स्ट ऑप्शन है मॉनेटरी इकोनॉमिक्स में, सेकंड ऑप्शन है इकोनॉमेट्रिक्स, थर्ड ऑप्शन है वेलफेयर इकोनॉमिक्स और फोर्थ ऑप्शन है डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स। अब आपको पता है अमर्त्य सेन को 1998 में नोबेल प्राइज मिला था। ठीक है, 1998 में उनको नोबेल प्राइज मिला था, लेकिन उनको ये नोबेल प्राइज जो है वो किस लिए मिला था, उनको नोबेल प्राइज वेलफेयर इकोनॉमिक्स के अंदर, वेलफेयर इकोनॉमिक्स का मतलब है कल्याणकारी अर्थशास्त्र में उन्होंने सोशल चॉइस थ्योरी जो है उसमें काफ़ी काम किया था। उनका जो मेन कंसर्न था कि समाज में जो सोशल चॉइस, जब हमें चॉइस करनी पड़ती है तो समाज का जो सबसे पुअर पर्सन है उसको कैसी डिफ़िकल्टीज होती हैं उनको इन्होंने डिफाइन किया था। उनके इस काम के लिए उनको नोबेल प्राइज़ मिला था। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है कि नोबेल प्राइज़ वेलफेयर इकोनॉमिक्स में कंट्रीब्यूशन के लिए जो है अमर्त्य सेन को दिया जाता है, वो एक इंडियन इकोनॉमिस्ट थे। अगला क्वेश्चन है शेड्यूल बैंक है टू रजिस्टर्ड विद। कि जो शेड्यूल बैंक होते हैं, अधिसूचित जो अनुसूचित बैंक होते हैं, उनको अपना रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। अब ये बोला गया है कि उनको किसके पास कराना पड़ता है, सेबी के पास कराना पड़ता है, आरबीआई के पास, फाइनेंस मिनिस्टर के पास या एसबीआई के पास। अब जो है शेड्यूल बैंक को अपना रजिस्ट्रेशन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास कराना पड़ता है। और सेकंड शेड्यूल के अंदर और मे भी 1934 एक्ट है जिसके अंदर आरबीआई के पास शेड्यूल बैंक को अपने आप को रजिस्टर कराना पड़ता है, या हम ये कह सकते हैं कि शेड्यूल बैंक रजिस्टर्ड होते हैं आरबीआई के पास अंडर एक्ट 1934 और सेकंड शेड्यूल में। तो इस क्वेश्चन का आंसर है कि ऑप्शन नंबर बी आरबीआई। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ लेबर। इनमें से क्या जो है एक लेबर की विशेषता नहीं है।
फर्स्ट ऑप्शन है लेबर इज पेरिशेबल, सेकंड ऑप्शन है लेबर इज लेस मोबाइल, थर्ड ऑप्शन में बोला है लेबर बार्गेनिंग पावर ऑफ अ स्ट्रॉन्ग, फोर्थ ऑप्शन में बोला है इन इलास्टिक सप्लाई ऑफ लेबर। अब आप ये देखिए, लेबर की हो सकता है कई बार किसी काम में इन इलास्टिक सप्लाई है, कोई एक टेक्नोलॉजी का काम है, वहाँ पर एक फिक्स लेबर को आता है और उससे ज़्यादा लोगों को वो काम आता ही नहीं, तो हो सकता है कि लेबर की सप्लाई क्या हो जाए, इन इलास्टिक हो जाए। और क्या होता है, लेबर यूनियंस बने होते हैं तो वहाँ पर उनकी स्ट्रॉन्ग बार्गेनिंग पावर, जो शक्ति है, बार्गेनिंग की जो पावर है वो भी स्ट्रॉन्ग उनकी पाई जा सकती है। लेबर इज लेस मोबाइल, कई बार ऐसा होता है ना, जैसे इंडिया के लेबर को यूएस में काम मिला, लेकिन किसी भी फैमिली रीज़न या किसी भी रीज़न की वजह से वो वहाँ से मोबाइल इंडिया से यूएस नहीं कर रहा, तो ये भी हो सकता है कि एक लेबर लेस मोबाइल हो। लेकिन लेबर इज़ पेरिशेबल, कि लेबर ख़त्म हो जाएगा यूज़ के बाद या कुछ टाइम बाद, ऐसा कोई उनकी करैक्टरिस्टिक्स नहीं होती। तो यहाँ यही पूछा था कि लेबर की क्या करैक्टरिस्टिक्स नहीं होती। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, हु अमंग द फॉलोइंग सेड पॉपुलेशन इंक्रीज इन जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन एंड फूड इंक्रीज इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, कि ये स्टेटमेंट किसने दिया है कि फूड की जो ग्रोथ होता है वो तो अर्थमेटिक तरीके से बढ़ेगी। अर्थमेटिक तरीके का मतलब है कि फूड ऐसे बढ़ रहा है इकोनॉमी में 1 2 3 4 इस रेट से बढ़ रहा है। लेकिन अगर हम पॉपुलेशन की बात करें, पॉपुलेशन इकोनॉमिक्स में मान लो हमारी अर्थव्यवस्था में ऐसे बढ़ रही हो 4 16 16 को 16 से मल्टीप्लाई करो, कि वो ज्योमेट्रिक तरीके से बढ़ रही है पॉपुलेशन, लेकिन ये अर्थमेटिक तरीके से हमारी इकोनॉमी में फूड बढ़ रहा है। इन दोनों के बीच में एक रिलेशनशिप को किसने बताया था, माल्थस ने। एक तरफ पॉपुलेशन को लिया था और एक तरफ फूड को लेकर इस तरह का जो रिलेशनशिप है माल्थस ने अपनी पॉपुलेशन की थ्योरी में बताया था। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनाइजेशन कलेक्ट द डाटा फॉर अनऑर्गेनाइज सेक्टर, असंगठित क्षेत्र का जो डाटा है उसको कलेक्ट करने का काम किसका है। फर्स्ट ऑप्शन है एनएसएसओ, सेकंड ऑप्शन है सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, एएसआई, आरबीआई। अनऑर्गेनाइज सेक्टर, असंगठित क्षेत्र में जो डाटा कलेक्ट किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है, नेशनल सैंपल सर्वे, एनएसएसओ द्वारा किया जाता है। नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन जो है अनऑर्गेनाइज सेक्टर का डाटा कलेक्ट करती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। लेकिन आप ये देखिए, यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो सेकंड है वहाँ पर सीएसओ दे रखा है, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, इसका काम है नेशनल इनकम से रिलेटेड डाटा कलेक्ट करना। तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए जब हम ऑप्शंस को पढ़े, ज़्यादा से ज़्यादा ऑप्शन से जो हमें इंफॉर्मेशन मिल सकती है उसको लर्न कर ले। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है। अगला क्वेश्चन में बोला गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट व्यू एज अ नेशन डेब्ट, इनमें से किस चीज़ को एक राष्ट्र के ऋण के रूप में नहीं देखा जा सकता। फर्स्ट ऑप्शन है लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, सेकंड ऑप्शन है लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट बॉन्ड, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, प्रोविडेंट फंड। लॉन्ग लाइफ इंश्योरेंस जो पॉलिसी होती है वो कभी भी एक नेशन का डेप्ट नहीं होती, तो उनको कभी भी हम एक नेशन के डेप्ट की तरह नहीं देख सकते, क्योंकि आप इंश्योरेंस पॉलिसी फ्यूचर की जो मतलब अनिश्चितता है कि कल को कुछ हो सकता है उसके लिए लिया जाता है। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर ए कि लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी एक डेप्ट नहीं है, इसका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। लेकिन लॉन्ग टर्म प्रोविडेंट फंड, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, प्रोविडेंट फंड, ये एक नेशन के ऊपर एक तरह के डेब्ट की तरह होते हैं, ऋण की तरह होते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पब्लिक सेक्टर यूनिट। अब यहाँ बहुत सी यूनिट्स दी गई हैं, अब हमसे ये पूछा है कि इनमें से जो है कौन सी जो है पब्लिक सेक्टर की यूनिट के अंदर आएगी। फर्स्ट ऑप्शन है आईसीआईसी बैंक। आईसीआईसी बैंक आपको पता है प्राइवेट सेक्टर का बैंक है, और इसकी अगर हम फुल फॉर्म देखें, इसकी फुल फॉर्म है इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। इंडस्ट्रियल क्रेडिट इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। और टेस्को, टेस्को भी एक बैंक है, लेकिन ये क्या है, फॉरेन सेक्टर का बैंक है। क्या है ये, ब्रिटिश रिटेल बैंक है। तो ये भी पब्लिक सेक्टर की जो है एक यूनिट नहीं है। BHEL, भारत, इसकी फुल फॉर्म है भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड। क्या, भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, ये एक पब्लिक सेक्टर की यूनिट है।
बाकी ये प्राइवेट सेक्टर की है, ये फॉरेन सेक्टर की है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आपकी कोशिश हमेशा ये रहनी चाहिए कि इस क्वेश्चन से जितने आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हो उन सबको लर्न किया जाए या समझा जाए। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में देखिए, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट चेयरपर्सन ऑफ द प्लानिंग कमीशन। अब क्वेश्चन में तो सिर्फ इतना पूछा है कि जो चेयरपर्सन थे प्लानिंग कमीशन के, पहला चेयरपर्सन कौन था। लेकिन हम यहाँ से क्या एडिशनल इन्फॉर्मेशन थोड़ा याद कर सकते हैं कि हम ये याद कर ले, रिकॉल कर ले कि जो प्लानिंग कमीशन है, योजना जो आयोग था, वो कब बनाया गया था और इसके चेयरमैन कौन थे। तो इन दो क्वेश्चन के आंसर मिल गए ना हमें यहाँ से। हो सकता है कि कल को वो ये क्वेश्चन पूछ ले कि प्लानिंग कमीशन कब बना था। तो हमारी कोशिश सिर्फ यही होनी चाहिए कि जब हम क्वेश्चंस को सॉल्व करें तो एक क्वेश्चन में से कम 2 या 3 क्वेश्चन की इन्फॉर्मेशन तो हम लर्न करें या समझें। अब देखिए यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है कि कौन जो है फर्स्ट चेयरपर्सन है प्लानिंग कमीशन के। अब इसका आंसर तो है पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। लेकिन हम क्या याद कर सकते हैं कि ये कब स्टैब्लिशमेंट हुई। तो प्लानिंग कमीशन की जो स्टैब्लिशमेंट है वो 15 मार्च को 1950 में हुई। तो कई बार अगली बार अगर ये वाला क्वेश्चन पूछ लिया तो हमें ये लर्न भी है और हमें समझ भी है इसकी। तो इसका ऑप्शन नंबर जो सेकंड है राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, हु अमंग द फॉलोइंग हैव वोन द नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स। इनमें से किसको 2011 में नोबेल प्राइज मिला था इकोनॉमिक्स में। फर्स्ट ऑप्शन है एरिक मैस्किन, सेकंड ऑप्शन है क्रिस्पो सिम, एंड थर्ड ऑप्शन है थॉमस सर्जेंट, एंड फोर्थ ऑप्शन है लियोनिड ह्यूवेजिक। अब जो है क्रिस्पोस्टर जो सिम है और थॉमस सर्जेंट, ऑप्शन नंबर सेकंड एंड ऑप्शन नंबर जो थर्ड है, इन दोनों को 2011 में क्या दिया गया था, नोबेल प्राइज़ दिया गया था। और इनका जो रिसर्च का टॉपिक था, इनका ये टॉपिक था कि कोज कारण और इफेक्ट प्रभाव, रिलेशनशिप को देखना चाहते थे। कोज एंड इफेक्ट का जो रिलेशनशिप होता है ना, उसको देखना चाहते थे, कोज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स में बहुत से वेरिएबल्स को कोज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप जो है किस तरह से लाई करता है, इसको 2011 में इन दोनों ने देखा था और इस काम के लिए इन्हें नोबेल प्राइज़ दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर जो डी है यहाँ पर देखिए, सेकंड एंड थर्ड ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर डी में करेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम क्या याद कर सकते हैं कि जो हमारा फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन बता ना, इसमें इनको नोबेल प्राइज़ कब मिला था। जैसे यहाँ पर लियोनिड हर्विज को और एरिक एस मैस्किन को। अब हम क्या देख सकते हैं कि इनको भी तो नोबेल प्राइज़ मिला होगा, या ये इनका जो रिलेशन है क्या नोबेल प्राइज़ से था या नहीं था, तो हम इनको भी देख सकते हैं। जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है एरिक एस मैस्किन और ये लियोनिड ह्यूवेजिक, फर्स्ट और फोर्थ जो ऑप्शन है, इनके जो इकोनॉमिस्ट है इनको भी नोबेल प्राइज़ मिला था। लेकिन इनको कब मिला था, ऑप्शन नंबर फर्स्ट एंड ऑप्शन नंबर 4 के जो इकोनॉमिस्ट है इनको भी नोबेल प्राइज़ इकोनॉमिक्स में मिला था। लेकिन इनको नोबेल प्राइज़ मिला था 2000 किस में, 2007 में। और इनका काम क्या था, इनका काम था कि फाउंडेशन किस तरह से मैकेनिज्म की, कोई भी थ्योरी होती है ना, कोई भी थ्योरी बनाई जाती है तो उसका जो मैकेनिज्म होता है, उसका जो स्ट्रक्चर होता है, वो किस तरह से तैयार किया जाता है, इस काम के लिए इनको भी नोबेल प्राइज़ मिला था। लेकिन ऑप्शन नंबर फर्स्ट और फोर्थ वाले जो इकोनॉमिस्ट है इनको नोबेल प्राइज़ 2007 में दिया गया था। और ऑप्शन नंबर सेकंड और थर्ड जो क्रिस्पर सिम है और थॉमस सर्जेंट है, इनको नोबेल प्राइज़ 2011 में दिया था। लेकिन क्वेश्चन में 2011 का पूछा है तो उस अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर जो डी है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर भी हमने एक ही क्वेश्चन से 2 क्वेश्चंस को जो है समझा है। अगला क्वेश्चन है द इकोनॉमिक्स SRO बीइंग यूज इन कैपिटल मार्केट फॉर वेरियस मार्केट पार्टिसिपेंट्स स्टैंड फॉर। कि कैपिटल मार्केट में बहुत से जो पार्टिसिपेंट्स आते हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं, तो उसमें हमने SRO वर्ड जो है वो यूज़ किया। तो इस SRO जो है किसके लिए स्टैंड करता है, तो इसकी फुल फॉर्म पूछी है तो इसकी फुल फॉर्म आसान है। इसकी फुल फॉर्म है सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन। सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन इस ऑप्शन का राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर हम ये चीज़ लर्न कर सकते हैं या अलग से समझ सकते हैं कि कैपिटल मार्केट जो है उसमें कितनी मार्केट आती है। जैसे प्राइमरी मार्केट, कैपिटल मार्केट के कौन कौन से पार्ट होते हैं, कैपिटल मार्केट 2 पार्ट होते हैं, एक प्राइमरी मार्केट एक सेकेंडरी मार्केट।
और हम क्या याद कर सकते हैं इस क्वेश्चन को देख के कि जो कैपिटल मार्केट है ना, कैपिटल मार्केट का रेगुलेशन जो है सिक्योरिटीज का कौन करता है? सिक्योरिटी बोर्ड ऑफ एक्सचेंज ऑफ इंडिया, ठीक है, सेबी। ठीक है, सेबी जो है इसका क्या करता है, रेगुलेटरी बॉडी कैपिटल मार्केट की है। अब इस क्वेश्चन में हमने थोड़ा सेबी की इन्फॉर्मेशन याद कर ली और SRO की तो हमें फुल फॉर्म क्वेश्चन में पूछी ही थी, तो यहाँ से भी हमने 2 क्वेश्चंस की इन्फॉर्मेशन को समझा है। तो कोशिश ये रहनी चाहिए कि हर क्वेश्चन से हम 2 या 3 क्वेश्चन की इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करें। हमारा मोटिव सिर्फ क्वेश्चंस को ही, कि जो क्वेश्चन में पूछा उसी का आंसर ढूंढना नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी, कि इकोनॉमी की सेंट्रल प्रॉब्लम इनमें से क्या नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन है व्हाट टू प्रोड्यूस, हमें क्या प्रोड्यूस करना चाहिए, हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे प्रोड्यूस करना चाहिए, फॉर हुम टू प्रोड्यूस, किसके लिए प्रोड्यूस करना चाहिए, एंड व्हेन टू प्रोड्यूस। अब जो है हाउ टू प्रोड्यूस, व्हाट टू प्रोड्यूस क्या उत्पादन करना है, हाउ टू प्रोड्यूस कैसे उत्पादन करना है, कि किसके लिए कौन सा रिसोर्स यूज़ करना है, हुम टू प्रोड्यूस किसके लिए प्रोड्यूस करना है, कि हाउस होल्ड के लिए प्रोड्यूस करना है, प्रोडक्शन सेक्टर के लिए उत्पादन करना है। तो ये सब डिसीजन तो हम सेंट्रल प्रॉब्लम में लेते हैं, लेकिन व्हेन टू प्रोड्यूस, हमें प्रोडक्शन स्टार्ट कब करना है, ये कोई सेंट्रल प्रॉब्लम नहीं है, ये एक प्रोड्यूसर का डिसीजन है। ठीक है, ये एक सेंट्रल प्रॉब्लम नहीं है कि व्हेन टू प्रोड्यूस। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर जो डी है वो राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में बोला है व्हेन डिक्रीज इन प्राइस ऑफ अ वन गुड एंड कॉज द डिमांड फॉर अनदर गुड्स टू डिक्रीज, कि एक गुड्स के प्राइस में डिक्रीज होता है तो अनदर गुड्स, अगर मान लो प्राइस ऑफ एक्स डिक्रीज होता है ना, तो क्वांटिटी ऑफ वाई वो क्या कर जाती है, डिक्रीज कर जाती है। एक तरह से आप लगाओ प्राइस ऑफ एक्स और क्वांटिटी ऑफ वाई में किस तरह का रिलेशनशिप है, पॉजिटिव रिलेशनशिप है। और आपको पता है ये वाला जो रिलेशनशिप है कि एक गुड का प्राइस ले और दूसरी गुड की क्वांटिटी ले, ये 2 ही चीज़ में पॉसिबल है, एक तो सब्स्टिट्यूट गुड में और एक क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड में। लेकिन सब्स्टिट्यूट गुड में क्या होता है, एक तरफ हम प्राइस और एक तरफ दूसरे की क्वांटिटी। तो प्राइस में और क्वांटिटी में जो पॉजिटिव रिलेशनशिप होती है वो कहाँ पर एग्जिस्ट करती है, वो हमेशा एग्जिस्ट करती है सब्स्टिट्यूट गुड में। अब देखिए, देखो यहाँ पर एक्स गुड्स का मान लो प्राइस डिक्रीज हो गया, क्वेश्चन में क्या बोला है कि एक गुड का प्राइस डिक्रीज हो जाता है, एक्स का प्राइस पी से घटकर P1 हो जाता है। तो आप ये देखोगे लेकिन वाई की जो क्वांटिटी है वो क्या क्याऊ से घटकर वो भी क्या हो गई, Q1 हो गई। तो यहाँ पर यही तो पूछा था कि जब एक गुड़ का प्राइस डिक्रीज करे और दूसरे गुड़ की क्वांटिटी डिक्रीज करे तो और वो रिलेशनशिप कौन सा कर्व आपको बताएगा, वो रिलेशनशिप आपको हमेशा सब्स्टिट्यूट का बताएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, सब्स्टिट्यूट हो गया। हम अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉज ऑफ डिक्रीज इन डिमांड, इनमें से क्या जो है डिमांड के डिक्रीज होने का एक कारण नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन में बोला है फॉल इन अ इनकम ऑफ अ कंज्यूमर, कि कंज्यूमर की इनकम फॉल हो गई। अभी बताओ कंज्यूमर की इनकम फॉल हो जाती है तो उसकी तो डिमांड डिक्रीज करी जाएगी। अभी हमने क्या देखा था, फॉल इन अ प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड। अभी आपने क्या देखा था, प्राइस सब्स्टिट्यूट गुड्स का जैसे ही कम हो गया था वैसे ही क्या हो गई थी, दूसरी गुड्स की क्वांटिटी क्या हो गई थी, कम हो गई थी। तो इससे भी क्या हो गया, डिमांड क्या हो गई है, डिक्रीज हो गई है। समझे ना, यहाँ पर क्या बोला है, फॉल इन अ प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड। अब देखिए यहाँ पर मैंने सब्स्टिट्यूट गुड का प्राइस P से P1 कर दिया। आप देखिए दूसरी जो क्वांटिटी है, दूसरी गुड्स की जो क्वांटिटी है पहले Q बनाई जा रही थी, अब Q1 की क्या है, डिमांड है। तो प्राइस के कम होने से आपने देखा जो डिमांड है वो क्या हो गई, डिक्रीज हो गई है। तो इसका मतलब ये भी कोज नहीं है। जो थर्ड ऑप्शन है उसमें आप देखिए फॉल इन अ प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड। अब देखिए कॉम्प्लीमेंट्री गुड का रिलेशन, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स एक गुड्स का प्राइस और एक की क्वांटिटी। अब आपको पता है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में जो रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है वो नेगेटिव एग्जिस्ट करता है, कि मान लो ये प्राइस है एक्स गुड्स का और ये क्या है, क्वांटिटी है एक्स गुड की। और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में क्या होता है, एक गुड का प्राइस घटने से दूसरे गुड्स की डिमांड क्या हो जाएगी,
इंक्रीज हो जाएगी, डिक्रीज नहीं होगी। हमसे यही तो पूछा था कि इन क्वेश्चन इसमें से, इन स्टेटमेंट में से कौन सा एक कारण नहीं है डिक्रीज इन डिमांड का। फॉल इन अ प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड। अब यहाँ पर देखिए, अब क्या हमारा डायग्राम बता रहा है कि जैसे ही कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का प्राइस कम होता है तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स जो क्वांटिटी है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज करती है, ना कि डिक्रीज करती है। तो यही तो क्वेश्चन में पूछा था कि क्या एक कारण नहीं है डिक्रीज इन डिमांड का। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी कि अगर फॉल करेगा कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का प्राइस तो डिमांड जो है वो इंक्रीज करेगी, ना कि डिक्रीज करेगी। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर जो सी है वो राइट आंसर हो जाएगा। अब आप ऑप्शन नंबर 4 को देखिए, डिक्रीज इन नंबर ऑफ कंज्यूमर। अगर किसी गुड्स को खरीदने वाले लोग कम हो जाते हैं तो उसकी डिमांड ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो गई। तो जो ऑप्शन नंबर सी है, एक ऑप्शन नंबर सी ही एक ऐसा ऑप्शन है जो आपको ये बता रहा है कि अगर आप कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का प्राइस डिक्रीज करोगे तो लोग उसकी डिमांड को इंक्रीज करेंगे। तो डिमांड इंक्रीज सिर्फ ऑप्शन नंबर सी में हो रही है, बाकी किसी में भी नहीं हो रही। तो इस तरह के क्वेश्चन, देखने में ये क्वेश्चन बहुत आसान है, लेकिन जब तक आप इसको मैथमेटिक्स डायग्राम से नहीं बना लेते, आपकी इसके जो क्लैरिफिकेशन है ना वो नहीं हो पाएगी। तो इस क्वेश्चन का तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हेन 10% फॉल इन प्राइस ऑफ अ गुड। अगर क्या है, प्राइस गुड्स का 10% फॉल कर जाता है, डिमांड राइज कर जाती है 100 से 120%। अब आपसे पूछा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बता दो। अब आप देखिए, आपका प्राइस की जो है वो तो परसेंटेज में दे रखा है, लेकिन क्वांटिटी किस में दे रखी है, नंबर्स में दे रखी है। तो हम इसको परसेंटेज में चेंज कर देते हैं। हम कैसे चेंज करेंगे, 120 माइनस 100, ठीक है, तो कितना आ गया 20%। और क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है, तो हम कौन सी क्वांटिटी लेंगे, हम लेंगे डिक्रीज वाली क्वांटिटी इंटू 100। अब देखो, मैंने इस क्वांटिटी को जो हमें नंबर्स में दी गई थी परसेंटेज में कन्वर्ट कर दिया, तो परसेंटेज कितना आ गया 20%। अब हमारा क्वेश्चन चेंज हो गया। क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगर प्राइस 10% से फॉल करता है तो क्वांटिटी डिमांडेड में कितना इंक्रीज होता है, 20%। वो हमने बता दिया कि कैसे निकालना है। अब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बताओ। अब हमें पता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला होता है चेंज इन प्राइस अपॉन चेंज इन क्वांटिटी, और यहाँ पर एक नेगेटिव साइन होता है और एक इलास्टिसिटी के फॉर्मूले में होता है। तो नेगेटिव साइन इलास्टिसिटी के फॉर्मूले वाला और ये वाला तो कैंसिल हो जाता है। अब प्राइस में 10% का फॉल होता है, क्वांटिटी डिमांडेड कितने से इंक्रीज हो जाती है, 20 से इंक्रीज हो जाती है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आपका निकला है 2 जो है इसका राइट आंसर है। अब आप देख लीजिए कौन से ऑप्शन में 2 जो है राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर जो सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आप, अगले क्वेश्चन में बोला है क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज नेगेटिव फॉर कॉम्प्लीमेंट्री गुड, यूनिटरी फॉर इंफीरियर गुड एंड नेगेटिव फॉर सब्स्टिट्यूट गुड एंड नेगेटिव फॉर इंफीरियर गुड। अभी अभी हमने बिल्कुल पहले वाले क्वेश्चन में कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का डायग्राम बनाया था। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का डायग्राम कैसा था, नेगेटिव था, और किस तरह की गुड्स थी वो, नेगेटिव रिलेशनशिप था। फिर किसके लिए था, कॉम्प्लीमेंट्री गुड के लिए। एक तरफ प्राइस होता था एक गुड का, दूसरी तरफ उसकी क्वांटिटी होती थी। तो अभी हमने देखा कि क्रॉस इलास्टिसिटी नेगेटिव होती है फॉर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में। तो इस क्वेश्चन का सीधा ही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, गिवन गुड्स आर द काइंड ऑफ गुड्स वूज। गिवन गुड्स कौन सी वस्तुएं होती है, उनका रिलेशनशिप कैसा होता है। प्राइस इफेक्ट इज नेगेटिव एंड इनकम इफेक्ट इज पॉजिटिव। प्राइस इफेक्ट एंड इनकम इफेक्ट आर पॉजिटिव। अगले ऑप्शन में बोला है प्राइस इफेक्ट एंड इनकम इफेक्ट बोथ आर नेगेटिव, प्राइस इफेक्ट इज पॉजिटिव एंड इनकम इफेक्ट इज नेगेटिव। अब आपको पता है इंफीरियर गुड्स की एक स्पेशल कैटेगरी, इंफीरियर गुड्स की एक स्पेशल कैटेगरी होती है हमारी क्या, गिवन गुड्स जो होती हैं इंफीरियर गुड्स की एक स्पेशल कैटेगरी होती है हमारी। ये मान लो सारी इंफीरियर गुड्स हैं, तो इंफीरियर गुड्स के अंदर क्या होता है, गिवन गुड्स होती है। और गिवन गुड्स में क्या होता है, डिमांड ऑफ लो जो है, लो डिमांड का वो एग्जिस्ट नहीं करता। प्राइस बढ़ता है, क्वांटिटी क्या कर जाती है, इंक्रीज कर जाती है। तो सबसे पहली बात यहाँ पर प्राइस इफेक्ट क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। सेकंड हमें ये देखना है कि इनकम इफेक्ट यहाँ क्या होता है। इनकम इफेक्ट जो होता है कौन सी, गिवन गुड्स में, वो कैसा होता है,
नेगेटिव होता है, ठीक है। क्योंकि इनकम अगर आपकी बढ़ जाएगी ना तो आप घटिया किस्म की वस्तुएं खरीदना पसंद नहीं करोगे ना। अभी आपने क्या देखा, गिवन गुड्स क्या होती हैं, इंफीरियर गुड्स की एक टाइप होती हैं, ठीक है। अब ऐसे में जैसे ही आपकी इनकम इंक्रीज करेगी तो आप क्यों घटिया किस्म की वस्तुएं खाना पसंद करोगे। तो उस सिचुएशन में हम क्या कह सकते हैं कि गिवन गुड्स में प्राइस पे तो लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होता, प्राइस इफेक्ट होता है आपका पॉजिटिव और इनकम इफेक्ट आपका होता है नेगेटिव, ठीक है। प्राइस इफेक्ट पॉजिटिव और इनकम इफेक्ट क्या होता है, नेगेटिव होता है। अब आप देख लीजिए कि प्राइस इफेक्ट इज पॉजिटिव एंड इनकम इफेक्ट इज नेगेटिव, ये बात बिल्कुल करेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, द शेप ऑफ अ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। अब कुछ नहीं करना, इस तरह के क्वेश्चन में आपको ऑप्शंस पढ़ने की जरूरत नहीं है। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व बनाइए। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या है, कनकेव टू द ओरिजिन होता है, तो यहाँ पर कनकेव टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन, ये देखिए ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब क्या है, व्हेन अवेलेबिलिटी ऑफ अ फैक्टर इंक्रीज द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। अगर आपके पास संसाधनों की उपलब्धता बढ़ जाती है, अगर आपके पास संसाधनों की उपलब्धता बढ़ जाती है, मान लो इधर आप क्या ले रहे थे, इधर आप कैपिटल ले रहे थे एक तरफ आपके पास लेबर थी, अगर आपके पास ये दोनों ही बढ़ जाते हैं तो आपका क्या होगा, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी का वैसे नहीं बन जाएगा। तो अगर हमारे पास रिसोर्सिस की अवेलेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व में शिफ्ट आता है, और वो शिफ्ट भी कैसा आता है, शिफ्ट भी हमारा टूवर्ड्स द राइट वर्ड आता है, हम राइट की तरफ जो है शिफ्ट करते हैं, दाई तरफ हम मुड़ जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या पूछा है, कंज्यूमर इज इन स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। संतुलन की हमसे क्या पूछी गई है, कंडीशन जो है हमसे पूछी गई है। हमसे बोला है P इज द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, MU इज द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ अ एक्स एंड मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। अब देखिए हमारा संतुलन का जो पॉइंट है वो क्या होता है, प्राइस जो होता है वो इक्वल होता है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ अ कमोडिटी और मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। अब आप देखिए कौन से ऑप्शन में संतुलन की बात की गई है, ऑप्शन नंबर सी में देखिए, प्राइस ऑफ एक्स और यूटिलिटी ऑफ एक्स अपॉन यूटिलिटी ऑफ मनी, ये तीनों ही चीज़ें दे रखी हैं, क्योंकि तीन ही चीज़ों में संतुलन बताना था और इन तीनों में इक्वालिटी को थर्ड ऑप्शन में ही बताया गया है, तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला है द स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व रिप्रेजेंट द, जो इंडिफरेंस कर्व है उसका जो स्लोप है वो आपको क्या बताता है, इलास्टिसिटी ऑफ अ डिमांड कर्व फॉर अ प्रोडक्ट, की डिमांड कर्व की इलास्टिसिटी को बताता है, या मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन बिटवीन टू गुड्स। आपको पता है इंडिफरेंस कर्व में एक तरफ हम एक्स गुड लेते हैं एक तरफ वाई गुड लेते हैं, तो आपको हमेशा क्या बताएगा इंडिफरेंस कर्व का जो स्लोप है वो आपको मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, कि इन दोनों के बीच मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन जो है कितना है वो बताएगा। किसी भी क्वेश्चन को डील करो तो कोशिश करो कि आप उसका डायग्राम अगर बना सकते हो तो बना लो। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी कि मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन बिटवीन टू गुड इज द राइट आंसर फॉर स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए, एट द पॉइंट ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम द स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व एंड बजट लाइन शुड बी। अब इसमें भी आपको ऑप्शन नहीं पढ़ने, क्वेश्चन देखो क्या बोला है, कंज्यूमर के संतुलन के समय जो स्लोप होता है इंडिफरेंस कर्व का और बजट लाइन का क्या होता है। अब बताओ, आपने एक तरफ बजट लाइन बना ली, ये आपने बजट लाइन बना ली, ये क्या है आपका इंडिफरेंस कर्व। अब आप बताओ, इंडिफरेंस कर्व ये हो गया, ये आपकी बजट लाइन होगी। जब इंडिफरेंस कर्व और बजट लाइन एक दूसरे को टच करते हैं कन्वेक्स पॉइंट पर, तो वहीं पर तो संतुलन होता है। यही होता है ना कि जहाँ पर ये बजट लाइन का जो रेशो है वो क्या है, प्राइस ऑफ एक्स अपॉन प्राइस ऑफ वाई, और जो इंडिफरेंस कर्व का स्लोप आपको क्या बताएगा, MRS बता देगा कितना है दो गुड्स के बीच में, है ना, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स अपॉन मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई। जहाँ पर MRS इज इक्वल है बजट लाइन के, वहीं पर क्या होगा, हमारा संतुलन होगा। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं, हम क्या कहेंगे, जहाँ पर
एट अ पॉइंट वेयर द स्लोप ऑफ अ बजट लाइन एंड द स्लोप ऑफ अ इंडिफरेंस कर्व आर सेम, वहाँ पर हमारा संतुलन होगा। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, एट अ पॉइंट ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम द स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व एंड स्लोप ऑफ अ बजट लाइन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। दोनों का ही स्लोप सेम होगा तभी हम संतुलन में आएंगे। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज नॉट अ रीजन फॉर डिक्रीज इन सप्लाई, इनमें से क्या जो है डिक्रीजिंग की सप्लाई डिक्रीज हो गई उसका कारण नहीं है। इंक्रीज इन अ प्राइस ऑफ कॉम्पिटेटिंग गुड्स, कि जो भी आप गुड्स ले रहे थे कॉम्पिटेटिव उसका प्राइस इंक्रीज हो जाता है। अब एक बात बताओ, जब प्राइस इंक्रीज होता है किसी भी गुड का तो डिमांड क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। कॉम्पिटेटिव गुड्स, कॉम्प्लीमेंट्री या सब्सिट्यूट गुड की बात की गई है। हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि इनमें से ना क्या जो है रीज़न जो है नहीं है किस चीज़ का, डिक्रीज इन सप्लाई, कि किस वजह से सप्लाई डिक्रीज नहीं करेगी। अगर प्राइस इंक्रीज हो जाता है कॉम्पिटिटिव गुड्स में तो क्या होता है, मान लो सब्सिट्यूट गुड है, अगर एक का प्राइस इंक्रीज होता है तो दूसरे की डिमांड क्या कर जाती है, डिक्रीज कर जाती है ना। अगर ये कॉम्पिटिटिव गुड्स है, सब्सिट्यूट गुड है, तो एक का प्राइस अगर इंक्रीज होता है तो डिमांड क्या हो जाती है, दूसरे की डिक्रीज हो जाती है। तो ये तो बात हो गई गलत। ठीक है, अगला है डिक्रीज इन नंबर ऑफ अ फर्म इन अ मार्केट। अगर मार्केट से फर्म जो है डिक्रीज कर जाएंगी तो कॉमन सा रीज़न है सप्लाई भी क्या कर जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी। लेकिन हमसे क्या पूछा, नोट अ रीज़न ऑफ डिक्रीज इन सप्लाई। इंप्रूवमेंट इन अ टेक्नोलॉजी, अगर टेक्नोलॉजी इंप्रूव होती है, आप प्रोडक्शन जिस भी टेक्नोलॉजी से करते हो, अगर आपकी टेक्नोलॉजी में इंप्रूवमेंट होती है तो कभी भी आपका प्रोडक्शन कम नहीं होगा, आपकी सप्लाई बढ़ेगी। ठीक है, अगर आप मान लो लेबर और कैपिटल यूज़ कर रहे थे और पहले जो आपके पास लेबर थे वो अनपढ़ लेबर थे, लेकिन आपने उनको ट्रेन किया है, अब आप उसको प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज़ कर रहे हो, तो कुछ भी रीज़न हो तो आपकी सप्लाई को वो कम नहीं करेंगे बल्कि आपकी सप्लाई को बढ़ाएंगे। तो इसीलिए इम्प्रूवमेंट इन अ टेक्नोलॉजी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आज हमने 24 क्वेश्चन जो है वैसे तो डिटेल में डिस्कस कर लिए हैं। आई होप सो आपको समझ आया होगा। अगर आपको समझ आया हो तो हम ऐसे ही क्वेश्चन पेपर्स करते रहेंगे। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।